हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विशाल दर्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टी विद्या लर्निंग। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट्स और डायमेंशन का एक इंट्रोडक्टिव वीडियो बनाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम लोग लेंथ, टाइम और मास का यूनिट वगैरह डेवलप किए, उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है वो सब हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एंड एट द लास्ट वीडियो मैंने आपको ये भी बताया था कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है। हमने देखा था कि बेसिक फिजिकल क्वांटिटी जो हमने लिया था वो 7 फिजिकल क्वांटिटी लिया था: मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, MLT, करंट, एम्पियर, ठीक है, और उसका मोल लिया था हमने, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट, मतलब मैटर का जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन से, लाइक नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जहाँ पे बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ एटम यूजुअली होता ही है, वहाँ पे हम लोग मोल यूज़ करते हैं। फिर टेम्परेचर एक बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिया था हमने। फिर कैंडेला लिया था, लुमिनस इंटेंसिटी। तो आज हम लोग थोड़ा सा ना डायमेंशन पे डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट डायमेंशन निकालेंगे कि डायमेंशन अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का क्या डायमेंशन होता है। बेसिक डायमेंशन तो आपका ये हो गया, मास का डायमेंशन हो गया आपका एम लिखते हो ना, और टाइम का डायमेंशन टी लिख दिया आपने, टी। लेंथ का डायमेंशन एल ले लिया आपने, ठीक। और टेम्परेचर का डायमेंशन जो हम लोग लेते हैं वो हम लोग केल्विन लेते हैं, केल्विन, क्योंकि ये मर्ज कर जाएगा ना, टी ले लोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो केल्विन के ले लेते हैं, केल्विन टेम्परेचर का ऐसा यूनिट होता है, तो केल्विन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, केल्विन। मोल का हम लोग MOL ही लिख देते हैं, ठीक है, MOL लिख देते हैं। इस तरह से हम लोग लिख देते हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज का, इस तरह से हम लोग ले लिया जाएगा। चार्ज का कूलम्ब ले लेंगे या करंट का एम्पियर ले लेंगे, ए ले लेंगे, ठीक। तो और भी तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इनके टर्म्स में लिख सकते हैं, उनका डायमेंशन जो है ना इनके टर्म्स में लिख सकते हैं। जैसे मान लो वेलोसिटी का कोई पूछता है तुमसे कि वेलोसिटी का क्या डायमेंशन है, तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो लेंथ हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो डिस्टेंस लेंथ हो गया तो एल हो गया, और टाइम टी हो गया, तो इसको क्या लिखोगे? LT-1, LT-1। अगर आपको एक्सेलरेशन बोलेगा तो एक्सेलरेशन का क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन क्या हो गया? वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का तो निकाल लिया तुमने डायमेंशन, LT-1, और टाइम एक और हो जाएगा तो LT-2 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन हो जाएगा एक्सेलरेशन का, समझ लो ना। जो बेसिक जो मैकेनिज्म में अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है उसका हम एक और निकाल के आपको बता देते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन का ये हो गया, और क्या है? फोर्स हो गया। फोर्स क्या लिखते हो तुम? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का जो तुम्हारा डायमेंशन हो गया तो m हो गया, और एक्सेलरेशन का क्या हो गया? LT-2। तो ये डायमेंशन हो गया तुम्हारा फोर्स का। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस बेसिक क्वांटिटीज। मतलब डिफरेंट जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है ना, उसका हम लोग डायमेंशन हम लोग लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जितने भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन हम लोग इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन ऑफ द बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही हम ट्राई कर रहे हैं लिखने का। तो वेलोसिटी का हो गया LT-1, एक्सेलरेशन का LT-2 हो जाएगा, और जब तुम्हारा फोर्स है तो MLT-2 हो गया। अब ऐसे ही मान लो वर्क है या एनर्जी है, वर्क, एनर्जी, ये सब का डायमेंशन सेम रहेगा, ठीक है। वर्क का हो जाएगा क्या? फोर्स इंटू डिस्टेंस लिखते हो। अब फोर्स का डायमेंशन तुमने लिख दिया MLT-2, और डिस्टेंस का L हो जाएगा, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? ML² T-2। ऐसे लिख दोगे। यही तुम्हारा डायमेंशन एनर्जी का भी हो जाएगा, यही डायमेंशन तुम्हारा एनर्जी का हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन को हम लोग एनर्जी के डिफरेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है।
समझ रहे हो ना, ऐसे। अच्छा, अगर हम लोग टॉर्क का बोलेंगे, टॉर्क का क्या होता है बताओ? टॉर्क जो होता है हम लोग डिफाइन करते हैं, हमको ये नहीं पता है यार कि तुम लोग 10+2 10th क्लास तक पढ़े हो टॉर्क की नहीं, ठीक है, तो ये सब तो पढ़े होगे तुम लोग, ये सब तो जानते होगे, लेकिन एक टॉर्क भी आएगा, हम लोग रोटेशन जब करेंगे ना मैकेनिक्स में, तो एक टर्म आएगा टॉर्क, ठीक है, अभी इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो चैप्टर ही नहीं है उसका। तो एक टर्म आएगा तुम्हारा टॉर्क, ठीक है, टॉर्क हम लोग आर क्रॉस एफ, आर जो होता है ये होता है वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, वहाँ तक जहाँ पे फोर्स लग रहा है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, और एफ फोर्स होता है। तो डायमेंशन को इससे मतलब नहीं है कि क्रॉस है कि क्या है, मतलब गुना टाइप का ही ट्रीट कर सकते हैं इसको आप अभी फिलहाल के लिए। तो ये हो जाएगा क्या, आर का डायमेंशन क्या हो गया, एल हो गया, ठीक, और फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स का डायमेंशन ये हो गया, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, ml²t-2। अब तुम देख सकते हो कि टॉर्क और वर्क का डायमेंशन सेम है, एनर्जी का भी यही डायमेंशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, एनर्जी का भी यही डायमेंशन हो जाएगा। तो क्योंकि एनर्जी को हम लोग, वर्क को हम लोग एनर्जी के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, वर्क डन ऑन एनी सिस्टम इज इक्वल टू द राइज इन एनर्जी, ठीक है, जो वो स्टोर हो जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी का भी यही डायमेंशन है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी का और टॉर्क का डायमेंशन सेम है। तो ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो और फिर भी उसका डायमेंशन सेम हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है, मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी है। टू एंड मोर इंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी कैन हैव सेम डायमेंशन। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन है, तो वर्क और एनर्जी तो रिलेटेड है ना भाई, वर्क और एनर्जी को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे के टर्म्स में, ठीक है, मतलब हम कोई, मान लो ये पेन है तुम्हारा, इस पेन पे हम ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो हम वर्क कर रहे हैं, तो जितना वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, जितना वर्क कर रहे हैं वो इसका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। तो ये तो चलो ठीक है, ये इंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, वर्क डन ऑन दिस सिस्टम इज बीइंग स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, लेकिन यहाँ टॉर्क तो इंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, फिर भी इसका डायमेंशन सेम है। तो व्हाट आई मीन टू से इज you can have a case where two entirely different physical quantity can have same dimension, ठीक है, not a big deal, ना। तो टॉर्क का डायमेंशन सेम, टॉर्क का डायमेंशन और इधर तुम्हारा एनर्जी का डायमेंशन सेम हो गया। वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन क्या है, लेकिन हर तरह का एनर्जी का डायमेंशन यही रहेगा, इवन हीट का डायमेंशन भी यही रहेगा, समझ रहे ना, किसी भी टाइप का एनर्जी होगा तो उसका डायमेंशन ये वर्क के डायमेंशन के बराबर ही हो जाएगा। और कौन सा फिजिकल क्वांटिटी पढ़े हो अभी तक बताओ, और पढ़े हो तुम मोमेंटम, है मोमेंटम पढ़े है ना, मोमेंटम इज P इक्वल्स टू m इंटू वी। तो इसका डायमेंशन अगर निकालोगे आप, इसका डायमेंशन निकाला जाए हम लोग, तो m का डायमेंशन, तो मास का डायमेंशन m हो गया, और v का डायमेंशन क्या हो गया, LT-1। तो ये तुम्हारा डायमेंशन हो जाएगा मोमेंटम का, लीनियर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम पढ़े हो यार 10 तक? नहीं, एंगुलर मोमेंटम शायद नहीं पढ़े, हम एक्चुअली कभी पढ़ाए ही नहीं है 9-10 का, तो हमको थोड़ा बहुत ग्लिम्स है कि मतलब हम भी पढ़े थे, तो हमको ध्यान है कि मतलब क्या क्या एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर मोमेंटम अभी तुम बस इस तरह से याद रखो, आर क्रॉस पी ऐसे होता है एंगुलर मोमेंटम, जैसे आर क्रॉस एफ लिखे थे ना, मोमेंट ऑफ फोर्स, ऐसी मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। पढ़ोगे ये सब आप, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे बस एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा, आर क्रॉस पी बस ध्यान में रखो, आगे आएगा, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ेंगे उसको अच्छे से हम लोग। आर का डायमेंशन एल हो गया, अब मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो गया, mL_T-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा mL²T-1, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ये हो गया तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन, ठीक है। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जो तुमको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब का डायमेंशन हम ऐसे निकाल दिए, ये डायमेंशन हो जाएगा। अगर मान लो कोई बोलता है कि हमको स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन बताओ, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन बताओ, तो स्पेसिफिक हीट आप पढ़े होंगे बचपन में कि हीट इज मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर, सॉरी टेम्परेचर को टी ऐसे लिख दो। तो हीट और वर्क और एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। बेसिकली
ठीक है, मतलब जो जानते हैं बढ़िया जानते हैं, मतलब हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन आगे हम लोग जब पढ़ेंगे ना इसको, हीट को अच्छे से, तो हम आपको बताएंगे कि हीट इज नथिंग बट ए वर्क डन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो एटम्स एक दूसरे पे वर्क करते हैं, मॉलिक्यूल्स वर्क करते हैं, उसको हीट बोलते हैं। मैक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे जो आपस में एक दूसरे पे वर्क करते हैं उसको मैक्रो लेवल पे हीट बोलते हैं। हीट इज बेसिकली एनर्जी इन ट्रांसफर। वर्क है, वर्क एट माइक्रोस्कोपिक लेवल है, तो एनर्जी इन ट्रांसफर उसको बोल सकते हो। तो ठीक है, एनर्जी इन ट्रांसफर भी हुआ तब भी उसका डायमेंशन तो एनर्जी के बराबर ही हो जाएगा ना। तो एनर्जी का डायमेंशन हम लोग अभी देखे थे, क्या देखे थे बताओ? फोर्स इंटू डिस्टेंस था, तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? ये क्या है लगा हुआ? हाँ, फोर्स का डायमेंशन क्या था जी? फोर्स का डायमेंशन था mL(T-2) इंटू डिस्टेंस, तो mL²T-2। ये हो गया तुम्हारा इसका हीट का डायमेंशन। हीट का डायमेंशन वही रहेगा जो एनर्जी का डायमेंशन है, ठीक है। अभी निकाल लेते हैं हम लोग। फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाता है वर्क डन, तो फोर्स हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास एक्सेलरेशन L(T-2) इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन L हो गया, तो mL²T-2 हो गया। इधर आ जाओ, ये मास का डायमेंशन हो गया। स्पेसिफिक का डायमेंशन निकालना है हमको, ठीक है। डायमेंशन को हम लोग ऐसे डिनोट कर देते हैं। और टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन ले लो, कंफ्यूज मत करना इसको। ये टेम्परेचर है, टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर का केल्विन ले लिया डायमेंशन के, ठीक है। तो एस क्या हो गया तुम्हारा? स्पेसिफिक का डायमेंशन हो जाएगा ये mm कट जाएगा तुम्हारा, ठीक। तो ये हो जाएगा L²T-2 और केल्विन -1, ठीक। ये हो जाएगा स्पेसिफिक का डायमेंशन। दिस इज द डायमेंशन स्पेसिफिक। तो इस तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तुम डायमेंशन निकाल सकते हो। बड़े सारे कांस्टेंट भी हैं फिजिक्स के अंदर, जैसे एक कांस्टेंट तो आप पढ़े होंगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हम लोग डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट में निकाल लिया जाए। डायमेंशन ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स, बड़े सारे कांस्टेंट हैं फिजिक्स के अंदर, मतलब ठीक है। कांस्टेंट पे भी एक पूरा डिस्कशन हम लोग बाद में कर सकते हैं, थोड़ा और पढ़ लो फिजिक्स, ठीक है। तो एक तो डायमेंशन, एक तो कांस्टेंट जानते हो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में पता होगा तुम लोग को अभी तक। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकालना है तो देखो क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू G(m1 m2), ये पढ़े होंगे आप लोग स्कूल लेवल पे। कोशिश करें कि जो स्कूल लेवल पे पढ़े हैं ना वहीं से हम लोग रखेंगे डिस्कशन, मतलब कुछ ऐसा कम करेंगे जो आप नहीं पढ़े हैं। कंटिन्यूटी में चलना चाहिए चीज़, एकदम से डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, गैप रह जाएगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। और एक एक चीज़ आपको बहुत क्लियर बेसिक से हम लोग समझेंगे, बहुत क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहा है। और डरना भी नहीं है। लोग बहुत डराएगा कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, कोचिंग कर लो, और बिना कोचिंग का होगा ही नहीं। देखो कोचिंग का दो काम है कोचिंग का एक काम है पैसा कमाना, ठीक है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए वो दो काम करते हैं। कोचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या, पैसा कमाना। उसके लिए वो दो काम करेंगे। पहला काम कि वो तुमको डराएंगे कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। तुमको भी डराएंगे, तुम्हारे गार्जियन को भी डराएंगे, ठीक। पहला स्ट्रेटजी, ठीक। दूसरा स्ट्रेटजी क्या होगा? दूसरा स्ट्रेटजी होगा पीयर प्रेशर जनरेट करेगा। अरे तुम्हारे क्लास का 50 बच्चे, देखो 40 बच्चे हमारे यहाँ ज्वाइन कर लिया है, तुम कहाँ बच्चे हुए हो यार, तुम्हारा तो होगा ही नहीं, ठीक है। ऐसे करेंगे पीयर, इसको पीयर प्रेशर बोलते हैं, इसको पीयर प्रेशर बोलते हैं। आपके 10 दोस्त हैं तो 10 में से 9 ज्वाइन कर लेगा, तो आप पे पीयर प्रेशर आ जाएगा। अरे यार हम कहीं लैग कर रहे हैं, आपका गार्जियन भी सोचेगा कि हम कहीं लैग कर रहे हैं, ठीक है। ये पीयर प्रेशर होता है, इसका स्ट्रेटजी है पीयर प्रेशर और डर। तो ठीक है ज्वाइन कर लो, हम नहीं कह रहे हैं कि मत ज्वाइन करो, अगर पैसा है आपके पास ज्वाइन करिए, लेकिन डरिए मत। इतना डरने का कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं होगा, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड। अरे हार्ड क्या होता है जी, मतलब एक बार सीख लेंगे, एक बार सीख गए तो क्या हार्ड है। एक बार लर्न कर लिए ना, समझ में आ गया, तो उससे ईजी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। और बिना ट्राई किए कैसे कह सकते हैं कि नहीं समझ में आएगा? ट्राई तो करिए, एक ऑनेस्ट एफर्ट मारिए, हर चीज़ समझ में आएगा।
ये कोई मार्स और जुपिटर का सब्जेक्ट, यही हम लोग ये सब डेली लाइफ में देखते हैं, ये सब चीज़ बिल्कुल समझ में आएगा, हम लोग समझेंगे, ठीक है, हम समझाएंगे आपको। देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या है, mL_t-2। जी का डायमेंशन निकालेंगे हम लोग, इसको ऐसे कर दो, जी तो ग्रेविटेशन का इसका ऐसे ब्रैकेट मार दोगे ना, बड़ा वाला ब्रैकेट, तो उसका अंदर जी का डायमेंशन, ठीक है। एम का डायमेंशन क्या है तुम्हारा, m1 m2 दोनों का डायमेंशन हो जाएगा m², और इधर क्या हो जाएगा l², ठीक है। और हम लोग सारा पढ़ेंगे सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है, मैथ्स भी पढ़ाएंगे आपको, हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। देखिए ये आ जाएगा आपको इस चैनल पे m-1, ये इधर जाएगा ना, इधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो m-1, एक्सपोनेंट वगैरह तो पढ़े ही होंगे आप, ये तो छठा पांचवा छठा पढ़ाता है लोग, ठीक है। ये सब तो देखो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे हम कि आपको एक्सपोनेंट, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक अर्थमेटिक आना चाहिए, और नहीं आता है तो फिर साइंस मत लीजिए, ठीक है। बेसिक अर्थमेटिक भी क्लियर नहीं है, अगर जोड़ घटाओ ये सब भी में हाथ तंग है आपका, तो नो पॉइंट ऑफ टेकिंग साइंस एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। तैयारी भी नहीं करना है, मतलब कुछ बेसिक्स आपको मैथ्स आना चाहिए, ठीक है, कहने मतलब ये है। m-1 L³ और t-2, यस दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ये आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। ऐसी ही एक और हम लोग पढ़ते हैं कूलम्बिक फोर्स। अब अगेन आई डोंट नो वेदर यू हैव स्टडीड इट और नॉट, मतलब दो चार्ज के बीच में अगर जैसे कोई दो चार्ज है ना आपका Q1 और Q2, तो इनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसका एक्सप्रेशन होता है 4πε0 Q1 Q2 बाई r², ठीक है। तो Q का डायमेंशन हम कूलम ले सकते हैं, Q का डायमेंशन जो है, Q को भी हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट कर सकते हैं, कूलम इसका यूनिट भी होता है, C से इसको लिख भी सकते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन अगर मान लो ε0 का डायमेंशन पता करना हो, ε0 इज बेसिकली परमिटिविटी कांस्टेंट, तो फोर्स का डायमेंशन निकाले हैं हम लोग। देखो अब फोर्स का डायमेंशन निकाले हैं मास इनटू एक्सेलरेशन करके, तो कोई भी फोर्स का डायमेंशन वही रहेगा, समझ रहे हो ना, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स का, चाहे किसी भी तरह का फोर्स, डायमेंशन वही रहेगा आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन mL_t-1, ठीक है। फोर्स का डायमेंशन ये हो जाएगा, ठीक। अब इधर 4π वगैरह का डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है सब, अब ε0 का डायमेंशन होगा, ठीक है। जो डायमेंशनलेस है उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन c² हो गया, ये l² हो गया, तो अब ε0 का डायमेंशन क्या हो गया बताओ, इसको उधर ले जाओ, ये पूरा का पूरा नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा m-1 L³ हो जाएगा, तो L³ -3 t c², ठीक है। m- ये सब नीचे आ जाएगा ना डिनोमिनेटर में, तो ऐसे लिखो तो m-1 हो जाएगा, l और L³ हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में है तो ऊपर लेके जाए तो l⁻³ लिख देंगे, और टाइम का t-1 तो ऊपर जाएगा तो t हो जाएगा, और c² हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एम्पियर को फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, करंट को फिजिकल क्वांटिटी मानते हैं, तो c का डायमेंशन जो कूलम्ब हो जाएगा, कूलम्ब को हम लोग लिख देंगे, अगर करंट को फिजिकल क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानते हो तो क्या होता है, Q इज I × T, ठीक है। तो कूलम्ब हो गया तुम्हारा एम्पियर इंटू टेम्परेचर, तो आप कूलम्ब को A और T से रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो एम्पियर के टर्म्स में हो जाएगा m-1 L-3 T A² T², तो एक तरह से हो जाएगा m-1 L-3 TQ और A²। डिपेंड करता है आप किसको बेसिक फिजिकल क्वांटिटी मानते हो, कूलम को मानोगे तो ऐसे लिख देंगे, अगर एम्पियर के टर्म में एक्सप्रेस करना है तो ऐसे लिख दो।
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ऐसे लिखा जाएगा। ओके, बढ़िया, ठीक है। और कोई यार, एक प्लैंक्स कांस्टेंट भी आता है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट नहीं पढ़े होंगे आप, बट मैक्स प्लैंक ने बोला है कि एनर्जी इज रिटन एज एच न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी। तो एच को प्लैंक कांस्टेंट बोलते हैं। देखो अभी इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, हम भी डायमेंशन का खाली काम कर रहे हैं। अभी ई को एच न्यू क्या है, नहीं घुसने की जरूरत है। एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच इंटू न्यू। ये लाइट जो है बड़े सारे फोटोन से बना होता है, और एक एक फोटोन का एनर्जी जो होता है एच न्यू होता है, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज एच इंटू न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट को बोलते हैं। अभी इसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं कि कहाँ से आ रहा है क्या है, अभी हम लोग का वो सब्जेक्ट नहीं है। तो हम लोग चाहें तो प्लैंक कांस्टेंट का भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज रिटन एज 1 अपॉन टाइम पीरियड लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज ठीक है, ऐसे लिख देंगे। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? t-1, ठीक। अच्छा, एनर्जी का डायमेंशन पता है आपको, E गुणो एच न्यू में ये हो जाएगा ml² t-2। h का हमको डायमेंशन निकालना है, आइए डायमेंशन t-1 हो गया। तो h का डायमेंशन क्या हो जाएगा तुम्हारा? h का डायमेंशन हो जाएगा ml² और t-1। ये तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है ना? चलेगा। एक डायमेंशन आप चाहो तो इसका भी निकाल सकते हो, गैस कांस्टेंट का भी, किसी भी का भी डायमेंशन। तो कोई फार्मूला देख लो जिसमें वो प्रेजेंट है। अगर गैस कांस्टेंट निकालना है तो एक फार्मूला देख लो जहां पे वो प्रेजेंट है, ठीक है। प्रेशर का डायमेंशन पहले निकालो। प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल्स टू nRT, n इज द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हमको R का डायमेंशन निकालना, पहले प्रेशर का डायमेंशन निकाल लिया जाए। पहले प्रेशर का, दूसरे पेज पे चलो। मान लो हमें R का डायमेंशन निकालना है, गैस कांस्टेंट होता है, ये पढ़े होंगे शायद, PV इक्वल्स टू nRT। R का हमको डायमेंशन निकालना है, पहले तो प्रेशर का डायमेंशन निकालो। प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तुम्हारा, फोर्स का डायमेंशन है ml t-2 मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये हो गया एरिया का डायमेंशन l² हो गया, एरिया का डायमेंशन l² हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज ml-1 t-2, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अब यहां आइए, सबका डायमेंशन पुट कीजिए। ml-1 t-2, वॉल्यूम का डायमेंशन l3, मीटर क्यूब होता है जी, मीटर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम l3 हो गया। अब n का डायमेंशन मोल हो गया, मोल। R का डायमेंशन निकालना है हम लोग को, और टेम्परेचर केल्विन हो गया। तो R का डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ R इज गोइंग टू बी, ये सब ले जाओ इधर, इसको भी इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा बताओ? l-1 t-2 और मोल, तो उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, तो मोल इनवर्स कर देंगे, ठीक है। और k-1, ये आपका गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा, गैस कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा। और भी बड़े सारे हैं, तो मतलब वो आप कर लोगे आगे, क्योंकि वो सारे पढ़े नहीं आप। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट चूंकि पढ़े नहीं हो, अभी रहने दो सब, ठीक है। और जब आएगा तब तक तो आप बिल्कुल इसमें पारंगत हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। ये तो इजी चैप्टर है ना, इट्स वेरी इजी चैप्टर, ठीक है। फार्मूला पता होना चाहिए, सबका डायमेंशन पुट करते जाओ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये सब डायमेंशन, इस तरह से आप डायमेंशन निकालते हो, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का तुम डायमेंशन निकालते हो, ठीक है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हो। अब 2-3 चीज ध्यान में रखो।
ठीक है, 2-3 पॉइंट्स ध्यान में रखो। पहली बात कि अगर किसी फार्मूले में कोई चीज सम के फॉर्म में लिखा है, सपोज करो कोई चीज सम के फॉर्म में लिखा है, जैसे एक फार्मूला है वान डेर वाल गैस इक्वेशन, वान डेर वाल गैस इक्वेशंस। तो इसमें देखो क्या है, पहले क्या है वो लिख देते हैं, P प्लस A बाई वी स्क्वेयर V माइनस बी, ये वान डेर वाल गैस इक्वेशन है। कहां से आया क्या है अभी छोड़ दो, अभी हम लोग को डायमेंशन का खाली बात करना है। तो एक चीज ध्यान रखो, कोई चीज अगर देखो हमेशा ही फिजिक्स के अंदर, हमेशा ही मैथ्स में तो कुछ भी जोड़ देते हैं, 1+2 5+6 5 और 6 किसी क्या डिनोट करा नहीं पता हम लोग को, 5 और 6 किस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू है वो हम लोग को नहीं, जैसे हम लोग मैथ्स में कहते हैं 5+6 = 11। अब 5 किसका वैल्यू है, 6 किसका वैल्यू है, उसका टेंशन नहीं लेते हैं, 5+6 से 11 हो जाएगा। फिजिक्स में अगर कोई चीज सम के फॉर्म में लिखा हुआ है तो सम हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। फिजिक्स में सेम प्रजाति के लोग ही जुड़ते हैं और घटते हैं, मतलब सेम प्रजाति के लोग को ही जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अगर देखो जैसे वर्क है और टॉर्क है, हम लोग देखें कि वर्क और टॉर्क दोनों का डायमेंशन सेम है, वर्क और टॉर्क का दोनों का डायमेंशन सेम है, लेकिन चूंकि ये वर्क और टॉर्क बिल्कुल अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है तो कभी भी इनको ऐसे जोड़ नहीं सकते हो। एडिशन हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है। अगर दो चीज जुड़ा हुआ है तो दोनों या तो एनर्जी डिनोट करेगा, ऐसे यहाँ पे देखो ये प्रेशर कहते हैं इसको लोग, P इज प्रेशर। अब अगर प्रेशर में हम लोग A बाई वी इसका जोड़े हुए हैं तो ये भी प्रेशर ही होगा, ये ध्यान रखिए, ये भी प्रेशर ही होगा। अगर V माइनस ये वॉल्यूम है तुम्हारा और ये B है तो ये वॉल्यूम है तो ये भी वॉल्यूम ही होगा। मतलब कोई चीज अगर जोड़ के फॉर्म में लिखा हुआ है, घटाव के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी जुड़ते हैं और घटते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायमेंशनली सेम होगा, वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम होगा। ठीक है, अगर पीए प्रेशर में कोई चीज जोड़ रखे हैं तो वो दूसरा चीज प्रेशर ही होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी ही जुटते हैं और सब्ट्रैक्ट होते हैं, समझ रहे ना आप। तो अगर आपको P प्लस A बाई वी स्क्वायर दिखा हुआ है तो अगर ये प्रेशर तो ये भी प्रेशर होगा, ये V माइनस बी है तो ये वॉल्यूम तो ये भी वॉल्यूम होगा। इसका मतलब ये है कि इसका डायमेंशन प्रेशर का डायमेंशन, को ये भी प्रेशर है तो जो प्रेशर का डायमेंशन होगा वही डायमेंशन A बाई वी स्क्वायर का होगा। चूंकि ये भी वॉल्यूम है तो B का डायमेंशन वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। तो अगर हम लोग B का डायमेंशन का बात करें तो B का डायमेंशन वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। सो डायमेंशन ऑफ B इज L क्यूब, डायमेंशन ऑफ B इज L क्यूब, समझ रहे ना आप। अगर कोई A बाई वी स्क्वायर का डायमेंशन बोलेगा तो देखो A बाई वी स्क्वायर इज व्हाट, A बाई वी स्क्वायर इज प्रेशर, A बाई वी स्क्वायर इज प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन क्या है बताओ, प्रेशर इज फोर्स बाई एरिया, मतलब हम लोग को A का डायमेंशन पूछेगा एक्चुअली, V तो V वॉल्यूम हो गया, V का L क्यूब होता है तो V स्क्वायर का L6 हो जाएगा। तो A का डायमेंशन अगर हमको निकालना है तो A का डायमेंशन नहीं पता है, हम निकाल लेंगे, ये L6 हो जाएगा। वॉल्यूम इज L क्यूब, मीटर क्यूब होता है ना, तो मीटर मतलब L लेंथ, तो लेंथ क्यूब और स्क्वायर है तो लेंथ 6 हो जाएगा। अब फोर्स बाय एरिया क्या है, फोर्स का डायमेंशन MLT-2 अभी निकालें हम लोग। एरिया का डायमेंशन क्या है, L स्क्वायर है, L स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा बताओ, A का डायमेंशन हो जाएगा तुम्हारा सिंपली M, और L वाला देखो इधर कितना हो गया 6 7 और -2 5, ये डायमेंशन A का हो जाएगा। तो ध्यान रखिए फिजिक्स में कोई चीज अगर सम के फॉर्म में लिखा हो तो सम हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है और जो डिफरेंस है वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी का होता है। तो B इज वॉल्यूम और A बाई वी स्क्वायर इज प्रेशर बेसिकली।
तो ए का डायमेंशन ऐसा हम लोग निकाल सकते हैं, ए का ए बाई वी स्क्वायर का, ए बाई वी स्क्वायर बेसिकली प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स बटा एरिया, फोर्स का डायमेंशन निकाले हैं, एरिया इज एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इज इट वेरी क्लियर? तो हमेशा ही जो एडिशन होगा वो सेम फिजिकल क्वांटिटी में होगा, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी में एडिशन नहीं होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, एक तो ये चीज़ हो गया तुम्हारा, ये हम क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख रखे थे, कोई नहीं, अब तो कर ही लिए हम लोग। ठीक है, दूसरा चीज, पहला चीज क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा ही कोई भी फार्मूला में अगर दो क्वांटिटी का सम दिया हुआ है तो दोनों क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। सिर्फ डायमेंशनली ही नहीं, वो डायमेंशनली सेम होने से फिजिकल क्वांटिटी सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं होता है, लेकिन हम क्या करें, हम स्ट्रिक्ट कंडीशन देखा है कि अगर सम में है तो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा तो डायमेंशनली भी सेम होगा, वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। डायमेंशनली सेम है तो वो सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो डायमेंशनली भी सेम रहेगा। बात समझ लो, इफ टू फिजिकल क्वांटिटी are same, then of course their dimension will also be same, right? Their dimension, तो it goes without saying, मतलब ये तो बिल्कुल obvious है, also same, but vice versa is not true, but vice versa is not true। समझे कि इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशनली सेम, then they may or may not be same physical। फॉर एग्जाम्पल टॉर्क एंड वर्क, इनका डायमेंशन सेम है लेकिन ये सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, दे आर इंटायरली डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, एक तो ये चीज हो गया। कुछ चीजें डायमेंशनलेस होती है, जैसे मान लो कोई चीज लिखा हुआ है आपको ऐसे साइन ऑफ समथिंग, साइन ऑफ से ओमेगा टी, तो ओमेगा टी का डायमेंशन 0 होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा, दे आर डायमेंशनलेस, दे आर डायमेंशनलेस, ये डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी होगा। ठीक है, ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस। ये साइन के आर्गुमेंट में, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं, तो आर्गुमेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ऐसे ही आपका कॉस में लिखा हुआ है तो इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इनफैक्ट इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, मतलब इसका आर्गुमेंट का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, और जो साइन ऑफ समथिंग लिखो उसका भी कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशनलेस होता है। मतलब अंदर वाला भी डायमेंशनलेस है और ये भी डायमेंशनलेस है। ऐसी कॉस के साथ भी है, ऐसी टैन के साथ भी है, टैन ऑफ समथिंग है तो ये समथिंग भी डायमेंशनलेस होगा और ये भी डायमेंशनलेस होगा। ऐसे ही आपको मान लो ई ऑफ समथिंग है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये पूरा चीज भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक, ऐसे ही आपको मान लो टू ऑफ समथिंग है तो ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये पूरा चीज भी डायमेंशनलेस होगा। ऐसे ही आपको मान लो लॉग ऑफ समथिंग है तो ये जो समथिंग है ये भी डायमेंशनलेस होगा और ये भी डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? एक सवाल करके आपको हम बताते हैं, क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ये सवाल देखो क्या लिखा है, अल्फा इज एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा टी, where v is velocity, f is force, t is time. Find the dimension of alpha and beta. Find the dimension of alpha and beta. अब आपको हम क्या बताए हैं, आपको हम बहुत सिंपल चीज बताया कि ये जो आर्गुमेंट होता है डायमेंशनलेस होता है। अब बीटा टी का कोई डायमेंशन नहीं है, बीटा टी हैज गॉट नो डायमेंशन। ठीक है, इसको 1 लिख दो, कोई डायमेंशन 1 लिख दो। अब बीटा का डायमेंशन हमको निकालना है, टी का डायमेंशन टाइम, टाइम टी तो टाइम है, टी हो जाएगा इक्वल्स टू 1 सपोज, तो कोई डायमेंशन नहीं है तो मतलब सारे पे पावर 0 हो जाएगा ना जी, तो इसको 1 ही लिखोगे ना, डायमेंशन ऑफ बीटा टी, डायमेंशन ऑफ बीटा टी इज।
तो बीटा का डायमेंशन क्या हो जाएगा बताओ? बीटा का डायमेंशन हो जाएगा t माइनस वन, t माइनस वन। ठीक, अब आपको लगा कि इसका भी कोई डायमेंशन और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो f बाई बीटा वी स्क्वायर का डायमेंशन होगा, अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा? जो f बाई वी स्क्वायर का होगा। f का डायमेंशन क्या है तुम्हारा? f हो गया एम एल टी माइनस टू, और वी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल टी माइनस वन होता है ना, एल टी माइनस वन का स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू हो जाएगा, ये कट गया तुम्हारा, ये डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस वन, एम एल माइनस वन। ये भी है, ठीक है, ठीक है, ये डायमेंशन हो जाएगा। क्या समझ में आया? साइन के अंदर जो आर्गुमेंट, इसको आर्गुमेंट बोलते हैं ये वाला को, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। अब पूरे साइन का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कॉस समथिंग रहेगा तो समथिंग का कोई डायमेंशन होगा, कॉस समथिंग का भी कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, जो ये सब लिखे हैं सारा। ठीक है, मतलब इस सब ये आर्गुमेंट्स का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है और ये पूरा क्वांटिटी का भी कोई डायमेंशन नहीं होता है। ठीक है, एक और सवाल करके बताते हैं आपको। ये देखो, ये लिखा है अल्फा इक्वल्स टू एफ वी स्क्वायर बीटा स्क्वायर लॉग ऑफ समथिंग वेयर एफ इज फोर्स वी इज वेलोसिटी। ठीक, अब देखो ये आर्गुमेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। 2 पाई बीटा वी स्क्वायर इज डायमेंशनलेस। ठीक है, 2 पाई का तो कोई डायमेंशन होता नहीं है, चलो बीटा का डायमेंशन निकाल लिया जाए। वी स्क्वायर क्या है? एल स्क्वायर टी माइनस टू, वी इज एल टी माइनस वन, तो उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा। डायमेंशनलेस है तो राइट हैंड साइड में 1 लिख दो, सब पे पावर 0 रहेगा तो 1 ही हो जाएगा ना। तो बीटा का डायमेंशन क्या हो गया तुम्हारा? बीटा का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक, अब क्या पूछ रहा है तुमसे? अल्फा का डायमेंशन पूछ रहा है। ये भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, तो अल्फा का डायमेंशन जो होगा वो इसका डायमेंशन के बराबर होगा। तो अल्फा का डायमेंशन जो है इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। अब एफ का डायमेंशन क्या है? एम एल टी माइनस टू। वी का डायमेंशन क्या है? अब वी का डायमेंशन है तुम्हारा एल स्क्वायर, एल टी माइनस वन होता है तो स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा। अब बीटा स्क्वायर का डायमेंशन कर लो, यहाँ पे बीटा का डायमेंशन निकाल चुके हैं, एल फोर, इसका स्क्वायर करोगे तो ऐसा आ जाएगा। ये तुम्हारा अल्फा का डायमेंशन हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी सिंपली एम, ये एल क्यूब हो गया, नीचे एल फोर है तो एल माइनस वन हो जाएगा, ये 2 2 4 हो गया, ये कट गया तुम्हारा पूरा, ये डायमेंशन हो जाएगा। ठीक, इस तरह से ये सब डायमेंशन का फीचर्स याद रखिए आप। ये हमेशा ही सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड अप होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, और ये सब का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये आपको हेल्प करेगा सवाल में। ठीक है, समझ रहे हैं आप? ठीक है, अब इसमें देखो कई बार तो आप डायमेंशन यूज करके ना फार्मूला भी चेक कर सकते हो। जैसे ये तो आपको दिया हुआ कि ये करेक्ट फार्मूला है और यहाँ से अल्फा बीटा का डायमेंशन निकालो। कई बार आपको कोई फार्मूला चेक करना है कि ये रिलेशन सही है या नहीं है, तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा। मतलब अगर कोई फार्मूला दिया हुआ है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अलग अलग है, यानी वो फार्मूला, वो रिलेशन गलत है। देखो, आप डायमेंशन को यूज करके आप फार्मूला का एक्यूरेसी को या रिलेशन का एक्यूरेसी को भी चेक कर सकते हो। एटलीस्ट ये तो चेक कर सकते, अगर मान लो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को एक्सप्रेशन ऐसे एक सवाल करके देखते हैं, एक सवाल के माध्यम से देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है आपको, चेक वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। अब ये इक्वेशन का एक्यूरेसी चेक करने के लिए बोल रहा है, तो एक चीज समझ में आना चाहिए आपको कि अगर लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन अलग अलग आता है, तो आप एक चीज तो निश्चित तौर पे बोल सकते हैं कि ये फार्मूला गलत है। If the dimension of LHS of the relation and RHS of the relation are different, then the relation will be
विल बी श्योरली इनकरेक्ट, श्योरली इनकरेक्ट। तो कई बार ये फार्मूला का एक्यूरेसी को चेक करने में भी काम आता है। और अगर मान लो डायमेंशन सेम हुआ फिर क्या होगा, उस केस में ये रिलेशन एक्यूरेट हो सकता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कुछ नंबर्स का हो कि मतलब ये 3 के बजाय 4 हो जाए, पाई स्क्वायर के बजाय पाई क्यूब हो जाए, तो ये वाला चेक नहीं कर पाएगा, ये सब डायमेंशनलेस है ना। अगर डायमेंशन सेम होगा तब भी इस लेवल का इनएक्यूरेसी हो सकता है कि 3 के बजाय 4 हो जाए, 3 स्क्वायर हो जाए, पाई क्यूब हो जाए या पाई ही ना हो। इस तरह का चीज नहीं प्रेडिक्ट कर पाएगा डायमेंशन से। डायमेंशन से सिर्फ ये पता कर पाएगा कि हाँ ये जो रिलेशन है ना एफ इंटू वी स्क्वायर टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जो प्रोडक्ट वाला रिलेशन है वो सही है। ये डायमेंशन से चेक किया जा सकता है कि अगर ये आपका अगर डायमेंशनली दोनों सेम है तो जो रिलेशन है ना एफ वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एक्स, ये रिलेशन का एक्यूरेसी हम बोल सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक्स क्यूब हो जाएगा, है ना, मतलब एक्स ऐसे, मतलब कहने का मतलब कि कांस्टेंट वाला पार्ट नहीं चेक कर पाता कि कांस्टेंट क्या होगा, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी है उसका आपको चेक करके बता देगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर डायमेंशन सेम है ना तो आप एकदम से निश्चित तौर पर नहीं बोल सकते कि रिलेशन करेक्ट है। हाँ, रिलेशन इज करेक्ट अप टिल दिस लेवल कि ये तो रहेगा, ये तो यही है, बाकी कांस्टेंट 3/पाई स्क्वायर है कि 4/पाई स्क्वायर है कि पाई क्यूब है, ये नहीं बता पाएगा आपको, ये डायमेंशन से नहीं वेरीफाई हो पाएगा। मतलब ये इतना चेक हो जाएगा कि जो फार्मूला का ये वाला पार्ट है ना ये यही रहेगा। अगर डायमेंशन दोनों तरफ का सेम है, पी और इसका सेम है, तो फार्मूला का ये वाला पार्ट यही रहेगा। ये क्या होगा ये नहीं बता सकते फिर भी। और अगर डायमेंशन डिफरेंट है फिर तो इनकरेक्ट ही है। अगर डायमेंशन डिफरेंट है तब तो रिलेशन इनकरेक्ट ही है। अगर डायमेंशन सेम है तो कांस्टेंट वाला पार्ट छोड़ के बाकी चीज हम लोग बता सकते हैं। एक चीज और नहीं बता सकते हैं कि हो सकता है कि डायमेंशन सेम हो और एक ये टर्म हो 80, ठीक है, तो ये लॉग वॉग वाला रिलेशन नहीं निकाल पाता है डायमेंशन से। मतलब जो प्रोडक्ट वाला पार्ट है ना वो तो डायमेंशन से वेरीफाई हो जाता है, ठीक है, अभी हम लोग निकालेंगे अभी, चलो इसको अभी वो वाला पार्ट रहने दो, ये वाला समझो पहले, ठीक है। फार्मूला कैसे निकालते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। फार्मूला कैसे, कुछ लिमिटेशन है साथ साथ हम बताते जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर डायमेंशन सेम है तब उस केस में कांस्टेंट वाला पार्ट वेरीफाई नहीं हो पाएगा। कांस्टेंट वाला पार्ट अलग हो सकता है कि वो डायमेंशनलेस पार्ट है, ठीक है, कांस्टेंट वाला पार्ट अलग हो सकता है। ये वाला पार्ट का एक्यूरेसी चेक कर सकता है कि भाई डायमेंशन सेम है तो ये वाला पार्ट तो यही रहेगा, ठीक है। कांस्टेंट वाला पार्ट का जो है ना वो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं डायमेंशन से, डायमेंशन बता भी नहीं पाता ये चीज़। तो एक बार ये सवाल करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये सवाल किया जाए, इसको हम बहुत घिचबिच कर दिए हैं। हाँ, लेकिन ये जो लिखे हैं ये तो बिल्कुल सही है कि डायमेंशन अगर सेम नहीं है ना फिर तो इनकरेक्ट ही होगा, फिर तो श्योरली इनकरेक्ट होगा। डायमेंशन सेम होगा तो ये रिलेशन सही हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट वाला पार्ट का हम कुछ नहीं कर सकते डायमेंशन से कि डायमेंशन सेम है तो ये वाला भी सही है, वो नहीं होता, ये वाला पार्ट हम उसमें सही है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। नहीं समझ तब भी चलेगा, थोड़ा बहुत तो आगे धीरे धीरे फिजिक्स में बढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलो एक बार डायमेंशन चेक करो एक बार। फार्मूला क्या दिया हुआ, P इक्वल्स टू 3/पाई स्क्वायर एफ वी स्क्वायर टी स्क्वायर है। अब प्रेशर क्या है, प्रेशर ये ना, हाँ, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया। अब इसका डायमेंशन क्या है mL(T-2) और एरिया का डायमेंशन L स्क्वायर है, यानी दिस इज इक्वल टू mL-1 T-2, ठीक। अब इसका चेक कर डायमेंशन, ये तो डायमेंशनलेस है आपका एफ वी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर एक्स। इसका डायमेंशन चेक कर लेते हैं क्या आता है। एफ का डायमेंशन हो गया mL(T-2) और वी का डायमेंशन हो गया L स्क्वायर T-2 और टी स्क्वायर क्या है, टी क्या है, टाइम है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा और ये L हो जाएगा। अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, ये तो सही नहीं है, L कट गया तुम्हारा, दिस इज कमिंग टू बी mL स्क्वायर T-6। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन ये है और राइट हैंड साइड का डायमेंशन ये है। तो डायमेंशन अगर दोनों साइड अलग है तो हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट है।
हम श्योरली बोल सकते हैं कि ये इनकरेक्ट ही होगा, मतलब ये करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि डायमेंशन अलग अलग है तो निश्चित तौर पे ये इनकरेक्ट है। इसका काफ़ी यूज हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी करते हैं, कोई चीज़ पूछता है और 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो मान लो कहा कि व्हाट इज द प्रेशर, कोई क्वेश्चन है पूछा व्हाट इज द प्रेशर, तो हम लोग कई बार देखते हैं कि 4 ऑप्शन में से अगर कोई डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है तो वो तो आंसर होएगा ही नहीं। तो आंसर को मतलब छांटने में भी काफ़ी हेल्प करता है कि कोई क्वांटिटी है, व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऐसे पूछा किसी क्वेश्चन में, और नीचे जो दिया हुआ एक्सप्रेशन उसमें मान लो कोई फोर्स के डायमेंशन का नहीं है, तो वो तो आंसर नहीं होता है, वो तो हम लोग छाट देते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फोर्स का डायमेंशन का ही नहीं है, फोर्स पूछा है आपसे। ठीक है, आगे कोई सवाल है क्या? अच्छा, ये दूसरा है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ रहा है आपको कि अगर डायमेंशनली मैच नहीं कर रहा है देन योर व्हाट दिस फार्मूला विल बी इनकरेक्ट। डायमेंशनली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच नहीं कर रहा तो ये रिलेशन दिया हुआ इनकरेक्ट होगा। अगर डायमेंशनली मैच भी करेगा तब भी हम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि यही फार्मूला होगा, क्योंकि उस केस में 3/π² तो देखो डायमेंशन में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है ना, तो ये तो अलग हो सकता है, तब भी डायमेंशनली मैच कर जाएगा। अगर 3/π² है तब डायमेंशनली मैच करेगा, 4/π² में डायमेंशनली मैच करेगा। तो डायमेंशनली मैच कर भी जाता है ना, तब भी कांस्टेंट का हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि कांस्टेंट जो लगा हुआ है इक्वेशन वो सही है या गलत है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं। ये पॉइंट समझ में आना चाहिए। कई बार देखो फार्मूला का एक्यूरेसी चेक करते हैं, कई बार तो फार्मूला निकालने में भी हेल्प करेगा आपको। फार्मूला तो जो डिपेंडेंस है ना वो निकालने में हेल्प करेगा कि अगर मान लो कोई चीज़ दिया हुआ उसका बाकी क्वांटिटी पे क्या डिपेंडेंस है वो प्रेडिक्ट करने में भी आपको हेल्प करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो सिंपल पेंडुलम का केस लेना है, अगर हम लोग सिंपल पेंडुलम का केस लें, ठीक है, लेट्स टेक द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, अब सिंपल पेंडुलम में क्या है तुम्हारा, यू हैव दिस बॉब स्ट्रिंग, बॉब ऑफ मास m। अब हम कहेंगे इसका टाइम पीरियड कैसे डिपेंड कर रहा है इन सब फैक्टर्स पे। अब इसका अगर हम लोग टाइम पीरियड का बात कर रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, हाउ इट डिपेंड्स ऑन टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे डिपेंड कर रहा है बाकी पैरामीटर्स पे। बाकी पैरामीटर है क्या सिस्टम के अंदर, एक तो मास m है, एक L है, और एक वेट लग रहा है इस पे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी ले लेंगे। ठीक है, तो टाइम का जो डिपेंडेंस है वो टाइम विल डिपेंड ऑन, टाइम पीरियड इज गोइंग टू डिपेंड ऑन व्हाट, ये डिपेंडेंस आपका जो है लेंथ पे हो सकता है, क्योंकि सिस्टम के पैरामीटर पे ही डिपेंड करेगा ना। अब ये टाइम पीरियड कोई तुम्हारा जुपिटर का मास पे थोड़ी डिपेंड करेगा, बॉब के मास पे डिपेंड करेगा, कोई जो सिस्टम के अंदर जो चीज़ है उसी पर डिपेंडेंस होगा ना उसका। ठीक है, अब टाइम पीरियड जो है हमारा इंटेलिजेंस पे तो डिपेंड करेगा नहीं, हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। तो सिस्टम के अंदर जो टाइम पीरियड है वो सिस्टम के ही किसी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, समझ रहे हैं, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा मास पे डिपेंड कर सकता है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन की वेट लग रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर सकता है। बट अगर हमें पता नहीं है कि क्या डिपेंडेंस है तो वो डिपेंडेंस हम लोग निकाल सकते हैं, वो डिपेंडेंस हम लोग निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, हम लोग मान लेंगे कि जो टाइम पीरियड है t, it is depending on mass to the power a and length to the power b, and it depends on b, l मान लो लेंथ, डायमेंशन कैपिटल l हो जाएगा, and depends on g to the power c, where a b c are something which we have to find out. a b c एक्सपोनेंट है जो कि हम लोग को निकालना है। अब अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो इसका मतलब है डायमेंशनली बोथ साइड विल बी सेम। अगर ये रिलेशन हम लोग ये रिलेशन ए बी सी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो फार्मूला है तो फार्मूला का एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि LHS और RHS का डायमेंशन सेम होगा, LHS और RHS का डायमेंशन सेम होगा, तो इसको यूज कर लिया जाए। टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या है, कैपिटल T, टाइम पीरियड का डायमेंशन T है, M का डायमेंशन क्या है, कैपिटल A,
सॉरी कैपिटल एम, एल का डायमेंशन बी है, एल है कैपिटल एम, और जी एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस टू द पावर सी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ही हो गया ना, मास वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी इज एल टी माइनस वन, टाइम इज टी। अब पता है आपको क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, यूज कर रहे हैं कि ये अगर रिलेशन होल्ड करता है इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है। लेफ्ट हैंड साइड तुम्हारा टाइम पीरियड विच इज बेसिकली टाइम, तो टाइम का डायमेंशन टी हो गया, मास का डायमेंशन कैपिटल एम हो गया, एल का डायमेंशन कैपिटल एल हो गया, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो है वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन होगा, ठीक है, एल टी माइनस टू। अब इसको क्या लिखोगे, देखो इसको लिखोगे m टू द पावर a, ठीक है, और l टू द पावर b प्लस सी एंड t टू द पावर माइनस टू सी। अगर यहां पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर 1। अब ये दोनों साइड का एक्सपोनेंट शुड बी सेम, m का पावर उधर 0 है तो इधर भी 0 होगा, यानी a इज 0, l पे पावर 0 है तो इधर भी 0 होगा, l पे पावर तो b प्लस सी इज 0, और उधर t पे पावर 1 है तो इधर भी t पे पावर 1 होगा, एक्सपोनेंट तो मैच करेगा ना, इधर t पे पावर 1 है तो इधर का भी t पे पावर जो होगा वो 1 ही रहेगा, यानी माइनस टू सी इज 1। इधर l पे पावर 0 है तो यहाँ भी l पे पावर 0 रहेगा। डायमेंशंस को कंपेयर करके आप एक्सपोनेंट कंपेयर करके ये तीन इक्वेशन ऐसे जनरेट कर लेंगे ए बी सी में, तो ए का तो वैल्यू आ ही गया आपका, सी का वैल्यू यहाँ से आ गया, सी इज माइनस 1/2 एंड बी इज 1/2, ठीक है, यानी दिस इज गोइंग टू बी m इज 0, m पे पावर 0, l पे पावर 1/2 एंड g पे पावर माइनस 1/2, यानी इसका डिपेंडेंस होगा l/g अंडर रूट। और कुछ कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई डायमेंशन से कांस्टेंट प्रेडिक्ट नहीं होता है, बात समझिए, कुछ कांस्टेंट भी k हो सकता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं इट इज बेसिकली 2π, तो कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, गुना हो कांस्टेंट टर्म हो सकता है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है, यानी टाइम पीरियड इज बेसिकली सम कांस्टेंट इनटू l/g। ये कांस्टेंट वाला पार्ट जो है ना डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकल के आता है, कांस्टेंट वाला टर्म जो है वो डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकल के आता है, ठीक है। तो ये डायमेंशनल एनालिसिस का एक आपका सब लिमिटेशन है, ये एक लिमिटेशन है कि कांस्टेंट जो टर्म है वो डायमेंशनल एनालिसिस से निकल के नहीं आता है। अगर किसी फार्मूले में ना कुछ ऐसा हो कि मान लो t इज समथिंग से l/g और कुछ एक्सपोनेंट का टर्म हो, ठीक है, इस टाइप का टर्म, तो ये भी नहीं निकल के आता है, क्योंकि ये सब डायमेंशनलेस है। डायमेंशनलेस वाला अगर फार्मूला में कोई डायमेंशनलेस वाला पार्ट है वो नहीं निकाल के दे पाएगा। जैसे k तुम्हारा डायमेंशनलेस, कोई कांस्टेंट 2π या 4π जो भी है वो डायमेंशनलेस पार्ट होता है, वो नहीं निकाल के देगा। ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, ये भी नहीं निकाल के देगा। जैसे सेमीकंडक्टर में करंट जो है एक्सपोनेंशियली डिपेंड करता है, ठीक है, वोल्टेज पे, तो वो नहीं निकाल के देगा आपको। तो डायमेंशनलेस वाला पार्ट जो है डायमेंशन से नहीं निकल के आता है, वो चाहे कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई एक्सपोनेंट हो सकता है, कोई लोगरिथम हो सकता है, कोई 2 पे पावर x समथिंग हो सकता है, साइन हो सकता है, कॉस हो सकता है, तो ये सब वाला पार्ट आपको कभी नहीं दे पाएगा। हाँ, जो इस टाइप का पोलिनोमियल वाला पार्ट है, पोलिनोमियल वाला फंक्शन है, वो आपको दे देगा, पोलिनोमियल पावर वाला जो फंक्शन है वो सब दे देगा आपको। बाकी डायमेंशनलेस चीज़ का कोई इन्वॉल्व है फार्मूले में तो वो नहीं दे पाएगा, ये भी एक लिमिटेशन है, इसी से लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो बेनिफिट इसका एप्लीकेशन के साथ से उसका लिमिटेशन भी जानना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम अलग से लिमिटेशन और यूज वैसे नहीं पढ़ा, इसी में हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो डायमेंशन यूज करके फार्मूला का एक्यूरेसी चेक कर सकते हो, कुछ रिलेशन निकाल भी सकते हो। ये सब डायमेंशन एनालिसिस का मतलब बेनिफिट्स है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आप समझ गए कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं, डायमेंशन यूज करके किसी फार्मूले का एक्यूरेसी वो कैसे चेक करते हैं, कोई फार्मूला में डिपेंडेंस कैसे होगा, जैसे ये हम लोग किए निकालते हैं, ये सब चीज़ हम लोग समझ रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आज तो यहीं रुक देते हैं, ठीक है, 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने S.C. वर्मा किताब है वो आप ले लीजिए, परचेज कर लीजिए।
एससी वर्मा का वॉल्यूम 1 में जो पहला चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, उसका सवाल करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है स्टार्ट करने के लिए, अगर जेई का या नीट का कोई तैयारी शुरू कर रहे हैं तो एससी वर्मा का क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उसका हम लोग क्वेश्चन को हम पीडीएफ काट के लाएंगे, तो उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है, जेई नीट वगैरह में कोई भी क्वेश्चन आया है उसको भी हम लोग कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर मूविंग स्लोली, विल कैच अप स्पीड, है ना, धीरे धीरे स्पीड पकड़ेंगे और तेज़ी से भी करेंगे। तो अभी तो हौले हौले करिए, अभी जस्ट पास किए हैं 10 क्लास, ठीक है, समझते हुए करना है, ठीक है। Okay, so I'll stop over here. Thank you very much. And if you're liking these videos, you join the channel, subscribe the channel, और लोगों को भी हेल्प कीजिए सब्सक्राइब करने में, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं चैनल के बारे में। एंड विल बी कवरिंग द होल सिलेबस ऑफ IIT JEE, है ना। नीट का बायोलॉजी वाला पार्ट तो पता नहीं आता हमें, लेकिन बाकी पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वगैरह पढ़ेंगे इसमें हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।